देरी न करते हुए चलो स्टार्ट ही कर लेते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य क्या है? गोकुल मिशन सुना है कभी? ऐसे ही सुना होगा। गोकुल गोकुल मिशन जो है बेटा 2014 में लॉन्च हुआ था। 2014 में। व्हाइट रेवोल्यूशन सुना है? व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? मिल्क से, मिल्क प्रोडक्शन से। ग्रीन रेवोल्यूशन किसके प्रोडक्शन से संबंधित है? ये आ जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन किससे है? अनाज से। ठीक है, सेरियल्स। सेरियल्स का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा तो उसे कहेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन। दूध का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो उसे कहेंगे मिल्क रेवोल्यूशन। ठीक है। और और भी है, ऑयल सीड का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। ऑयल सीड्स मतलब जो तेल वाली फसलें हैं उनका प्रोडक्शन जब ज्यादा होता है या उनका करने के लिए जो मिशन वगैरह लॉन्च किए तो उसे क्या कहते हैं? येलो रेवोल्यूशन। ठीक है, येलो रेवोल्यूशन। और एग्स के प्रोडक्शन को कहते हैं ग्रे रेवोल्यूशन। और जो मछली का प्रोडक्शन होता है उसको कहते हैं ब्लू रेवोल्यूशन। मतलब मछली समुद्र से डराइव जितनी भी चीज है उसको। ठीक है। और कुछ कुछ टर्म याद होनी चाहिए जैसे कि हाँ ये सारे मैं चीजें मैं सोच भी रही हूँ क्योंकि ये रेवोल्यूशन भी पूछ लेते हैं कि ये रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, किससे जुड़ा हुआ है। तो व्हाइट रेवोल्यूशन जो है ये मिल्क से है। इसे दूसरे नाम से जाना जाता है बेटा, इसे कहते हैं ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड के नाम से इसको जाना जाता है। और क्योंकि ये पता है कि हमारा जो कंट्री है इट इज इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। मिल्क का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो हम हैं, बट एक्सपोर्टर नहीं है। वाई? बिकॉज हम अपनी कंट्री में ही बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं। दूसरा, हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि बेटा हमारे यहाँ पे स्टोरेज की बड़ी लिमिटेड फैसिलिटीज है। हमारे यहाँ पे जो है जैसे हम ये रखते हैं क्या बोलते हैं मिल्क, तो मिल्क को स्टोरेज की फैसिलिटी अच्छी चाहिए ताकि वो काफी समय तक चल सके। अब हमारे यहाँ पे दूध के पैकेट पे कितने दिन तक का आता है? कितने दिन तक रख सकते हो तुम उसे? एक या दो दिन, मुश्किल से एक या दो दिन, मुश्किल से एक या दो दिन तुम उसे यूज कर सकते हो जब वो आपके घर में आ जाता है। क्योंकि हमारे घर के जो फ्रिज होते हैं वो वाले फ्रिज नहीं होते जो वहां पे स्टोरेज में यूज होते हैं। ठीक है, तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए स्टोरेज चाहिए होती है। वो स्टोरेज की फैसिलिटी हमारे यहाँ नहीं है। तो अभी तक जो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर है मिल्क का वो है न्यूजीलैंड। नंबर 1 पे है न्यूजीलैंड। उसके बाद हम हैं, मतलब उसके बाद हम हैं। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ये सबसे ज्यादा करते हैं एक्सपोर्ट। प्रोड्यूस हम भी कर रहे हैं। प्रोड्यूस करने का मतलब ये नहीं कि एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अच्छा मान लो हम कोई चीज बना रहे हैं वो हमारे ही कंट्री में कंज्यूम हो गई तो कहाँ एक्सपोर्ट करेंगे? तो एक तो कंज्यूम हमारे यहाँ सबसे ज्यादा होता है और दूसरा फैसिलिटी नहीं है स्टोरेज की, इसलिए हम दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। ठीक है, बट ओवरऑल अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है ये बेटा हमारी इंडिजिनियस ब्रीड, इंडिजिनियस का मतलब होता है स्वदेशी। स्वदेशी जो हमारी पशु हैं, स्वदेशी पशु जो हैं जैसे कि हमारे कैटल हैं, बोवाइन। बोवाइन में आ जाते हैं बेटा वो मिल्क देने वाले। ज्यादातर इसमें कौन आ जाता है? एक तो बफेलो आ जाती है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली काओ। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे बेसिकली एम्फोसाइज काऊ की और बफेलो की जो अच्छी ब्रीड हमारे इंडिया के अंदर की जो ब्रीड है, जो हमारी ब्रीड है, उन्हीं पर फोकस किया जाएगा कि उसी ब्रीड को बढ़ावा दिया जाए और उसी से जो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क है वो किया जाए। ठीक है, क्योंकि अगर हम किसी और कंट्री की ब्रीड को यहाँ पे रखेंगे पहली बात तो उसको मेंटेनेंस का बड़ा खर्चा आता है। ठीक है, दूसरी ब्रीड का तुमको पता है यूएस में वो अपनी ब्रीड को क्या खिलाते हैं? क्या खिलाते हैं पता है? कॉर्न। बहुत अच्छी क्वालिटी का फोडर वो खिलाते हैं वहां पे। कॉर्न, जो कॉर्न होती है ना, उनके यहाँ पे वो खाई इतनी नहीं जाती जितनी वो अपने पशुओं को खिलाते हैं। इसलिए उनके पशु कैसे रहते हैं, मतलब उनकी जो बोवाइन रहती है वो रहती है काफी फैट। चलो कहाँ आते हैं हम? हाँ, स्वदेशी ब्रीडिंग। तो ये जो है ना स्वदेशी ब्रीडिंग करानी है किसकी? बफेलो और काऊ की, और इन्हीं को हमें अपने मिल्क प्रोडक्शन में यूज करना है। तो 2014 में गोकुल मिशन लॉन्च हुआ था इसी के पर्सपेक्टिव से। ठीक है,
क्योंकि हमारा जो अमूल है अब ग्लोबल ब्रांड बनने वाला है, क्योंकि न्यूयॉर्क में जो बिलबोर्ड है वहां पर भी वो शो किया गया था। तो सिर्फ अमूल, अमूल ग्लोबली अभी तक भी किसी और मतलब हमारी इंडिया का कोई भी ब्रांड ग्लोबली नहीं बन पाया। ग्लोबली मतलब कि हमारे ब्रांड की दूसरी कंट्री में डिमांड हो, अभी तक नहीं है। तो होपफुली कि अमूल ऐसा कर दे कि अमूल के ब्रांचेस बन जाए बाहर। बट वो स्टोरेज का मेन प्रॉब्लम आता है और उसकी तरफ भी गवर्नमेंट कर ही रही है काम, है ना। तो इतने सारे प्रोग्राम लॉन्च कर दिए। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन इंडिजिनियस ब्रीड जो है बोवाइन वो प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में एआई सेफ्टी का पहला ग्लोबल लीडर समिट हुआ है। बेटा एआई सेफ्टी पर अभी पहला ग्लोबल लीडर समिट हुआ है यूके में, और वहां के यूके के जो पीएम है ऋषि सुनक, उन्होंने वहां पर कहा है कि हम एआई यूज तो कर रहे हैं लेकिन वी शुड यूज इन पोजेशन, मतलब हमें सावधानी से यूज करना चाहिए। जैसे कि तुम्हें अभी हम इजराइल का ये एग्जांपल ले लेते हैं। इजराइल का सिस्टम मैंने बताया था, आयरन डोम का सिस्टम बहुत बहुत तगड़ा डिफेंस सिस्टम है। तो आयरन डोम जैसा सिस्टम फेल हो गया, क्यों? एआई से रिलेटेड था, और एआई को उन्होंने किसी तरह से हमस वालों ने ब्रीच कर दिया। मतलब वो कुछ ना कुछ तो उन्होंने सेटिंग की होगी ना कि इन पर कब हमला करना चाहिए, ये सिस्टम कैसे टूट सकता है। ठीक है, कि मतलब आयरन डोम सिस्टम इस तरह से था कि जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि कोई सिस्टम होता है इधर, और इस रेंज में जैसे कहीं से भी मिसाइल आ रही है इस साइड, ठीक है, तो ये जो सिस्टम है ये ऑटो जनरेटेड है। ये टारगेट को सर्च करेगा पहले तो, और इसे पता है कि इतनी दूरी पर है, तो उससे वहीं से मिसाइलें लॉन्च होती हैं और वो रास्ते में ही मार देती है। लेकिन हमस ने 5,000 से ज्यादा मिसाइलें छोड़ी थी, और ये जो आयरन डोम सिस्टम था ये फेल हो गया था ड्यू टू एआई। ठीक है, क्योंकि एआई जो है इसकी लिमिटेड एस्पेक्ट है, ह्यूमन इंटेलिजेंस का मुकाबला ये नहीं कर सकता। और एआई जो है अब एक और कंसर्न बन गया है कि आपकी वॉइस, आपका फेस एनीबडी कैन यूज, और उसका मिसयूज भी हो सकता है कि किसी की वीडियो लगा दी, ठीक है, दैट के बहुत ऑब्जेक्शनेबल वीडियो बना रखी है, उसमें आपका फेस लगा दिया, तो आप कितने लोगों को समझाओगे कि मेरा फेस नहीं है ना। और साइबर क्राइम पे, सेल पे, सब जगह रिपोर्ट कर दोगे, हो सकता है डिलीट हो जाए। बट फिर भी एक जो कहते हैं ना कि हमारा वो बना रहता है ना सोशल में कि भाई इसकी वीडियो ऐसे वायरल होगी, इस तरह की। हाँ, तो ये जो चीज है एआई जो है इसके फायदे भी हैं, और लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है एआई से। ठीक है, तो एआई को पोजीशन में यूज किया जाए सावधानी से। तो पीएम ऋषि सुनक ने भी वहां पर यही बोला है। और आयरन डोम जैसी सिस्टम अगर फेल हो सकता है तो हमारे फोन तो कुछ भी नहीं है, कोई भी हैक कर सकता है ना। और वही हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक बना हुआ है। अब फोन इतना बड़ा स्पाई बन गया है, इट कैन ट्रैक योर लोकेशन, तुम कहाँ जा रहे हो, कितना दूरी तुम चले। इवन तुम किसी को नहीं पता कि तुम कहाँ गए घूमने, बट तुम्हारे फोन को पता है तुम कहाँ कहाँ गए। अगले एक हफ्ते बाद बता देगा कि ये रही आपकी रिपोर्ट, इतनी इतनी जगह आप गए हैं। ठीक है, तो दिस इज समथिंग कि ग्लोबल लीडर समिट, पहला एआई सेफ्टी समिट ये हुआ है, पहला एआई सेफ्टी समिट हुआ है। और इसकी कुछ अगर डिटेल्स हैं तो मैं वो भी शेयर कर रही हूँ क्योंकि बताने लायक हैं। ये 1 नवंबर से 2 नवंबर तक अब चलेगा आज से। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो, हाँ, इसमें प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हैं, यूरोपियन यूनियन के उर्सुला वॉन डेर लेयन हैं। और ऋषि सुनक ने कहा है कि एक सीरियस स्ट्रैटेजी रिक्वायर ऑल द लीडिंग एआई पावर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और तुमने देखा होगा कि इसमें भी दिखाया है मिशन इम्पॉसिबल में भी कि जो नेक्स्ट हमारी लड़ाई जिससे रहेगी वो एआई से है। पूरा एआई वाला सिस्टम था कि अब किसी की कंट्री का सिस्टम हैक कर दो, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, वॉर की जरूरत नहीं है, उस कंट्री का सिस्टम हैक कर दो, खत्म, जो तुम मांगोगे वो तुम्हें देंगे। ठीक है, अब बनाया तो यूएस वालों नहीं है ना, ये ब्रिटिशर्स का ही काम है। एआई कौन लेकर आया है? ये सैम ऑल्टमॉन कहाँ से है? ओपन एआई जो आ गया है अभी, ये ओपन एआई सबसे ज्यादा खतरनाक है एज कम्पेयर टू जो हम स्मार्टफोन वगैरह यूज कर रहे हैं, इनका तो लिमिटेड है। जब ओपन एआई आ गया ना, ये चैट जीपीटी, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है।
और हैकिंग तो तुम्हें पता है अब से नहीं, पहले से चलता आ रहा है। तो है स्नैपचैट में भी आगे के मतलब वही फोटो वगैरह बनाने वाला भी है एक तो, है ना? ठीक है, तो ये होगा कहाँ पर हो रखा है ये? 1 नवंबर बेटा आज से ये कल तक चलेगा, कहाँ पर? यूके में। ठीक है, ग्लोबल समिट, ग्लोबल लीडर समिट ऑन एआई सेफ्टी। ठीक है, पहली बार होगा ये यूके में। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, एसबीआई का हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? महेंद्र सिंह धोनी को। एसबीआई क्या है बेटा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। और आई थिंक ये कह रहे हैं कि आईपीएल से रिटायर हो रहा है, सुनने में आया ऐसा। महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल से, हाँ तो बेटा एज हो जाती है ना अब, जिस पर बेटा रिटायरमेंट अपने अपनी स्वेच्छा से ही ले लेते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। बेटा देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं था, ठीक है, ये था बैंक ऑफ कैलकटा। ठीक है, ये कैलकटा में था क्योंकि हमारी सारी एक्टिविटीज जो हुई है बेटा कैलकटा में ही हुई है। पहली कैपिटल जो थी ब्रिटिशर्स की वो कैलकटा में ही थी। ठीक है, यानी कि कलकत्ता। तो बैंक ऑफ कलकत्ता था और ये बाद में बन गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया। और जो बेटा हमारा ये रिजर्व बैंक है, ये बेसिकली बना है फेडरल बैंक। ये 1935 में आया था इसका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना है फेडरल बैंक से। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ कैलकटा इसका पहला नाम था, पुराना नाम। और 3 साल बाद इसमें तीन बैंक जोड़ दिए थे। कौन कौन से? बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो बैंक थे वो भी इसमें मर्ज कर दिए गए थे। और उसके बाद ये बाद में ये जाने लगा जब हमारा इंडिपेंडेंस के बाद इसका नाम रखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 27 जनवरी 1921 को इसका नाम रखा था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और जब बेटा हम आजाद हुए तो एक पार्लियामेंट एक्ट से कब बना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई 1955 में, ये डेट याद रखना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बना? ठीक है, 1 जुलाई 1955 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पारित कराया और उस एक्ट के तहत ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड सिटीज डे कब मनाया जाता है? विश्व नगर दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड सिटीज डे बेटर सिटी बेटर लाइफ के लिए इसका आपका जो थीम है वो है बेटर सिटी बेटर लाइफ। बेटर सिटी बेटर लाइफ, इसका जो आपका थीम है बेटर सिटी बेटर लाइफ। और इसके तहत अब वर्ल्ड सिटीज डे जो है ये 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और दिस इज द नॉमिनेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अलोंग विद WHO के साथ मिलकर इसकी फेस्टिविटीज ऑर्गेनाइज की जाती है। ठीक है, और टोटली हेल्थ से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? बेटा ये तुम्हें याद रखना, श्योर के क्वेश्चन है, और नहीं भी तो तुमको पता तो होना ही चाहिए, कहीं भी आता है क्वेश्चन तो तुम कर पाओ। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है बेटा, इनको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इनके जन्म दिवस को, जो कि होता है 31 अक्टूबर, ठीक है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और राष्ट्रीय एकता दिवस अभी इनकी परेड भी हुई थी, कहाँ पर? इनकी स्टैचू बनी हुई है कहीं पर, कहाँ पर बनी हुई है स्टैचू? स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी हुई है, कहाँ पर है? नर्मदा नदी के पास, ये भी पता है।
अगर ये पूछ ले कि नर्मदा नदी के पास वो कौन सी नदी के पास है स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो आंसर क्या दोगे? स्टैचू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी के पास है, ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। इन्हें स्टैचू ऑफ यूनिटी का मतलब, इनकी यूनिटी का मतलब क्या है? एकता। तो बेटा उस समय 557 के आसपास जो रियासतें थी, छोटी छोटी रियासतें, उनको मर्ज करा करके इंडिया बना है, ठीक है। जो हमारा देश भारत बना है वो उन रियासतों को इन्होंने कंसोलिडेट किया था, ठीक है। जो इंडिपेंडेंस के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस जो कंसोलिडेशन हुआ है, यानी कि वो सारी रियासतें जो मर्ज हुई हैं उसका श्रेय जो है वो इन्हीं को जाता है। उसमें मैंने कुछ चीजें भी बताई थी, पहले भी हमारा डिस्कशन बहुत बार हुआ है कि जूनागढ़ नहीं आ रहा था, उसमें जूनागढ़ को इन्होंने मर्ज करवाया प्लेबसाइट करा के। हैदराबाद नहीं आना था, हैदराबाद पे पुलिस एक्शन लिया गया, तब उसे मर्ज कराया गया। गोवा को पुलिस एक्शन लेके मर्ज कराया गया क्योंकि पुर्तगाली उसे खाली नहीं कर रहे थे, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये जो सारी चीजें हैं, कंसोलिडेशन में प्रॉब्लम आ रही थी कि हम आजाद हो गए थे लेकिन हमारी जो रियासतें थी, जो प्रिंसली स्टेट थे, राजा महाराजा थे, वो इंडिया में नहीं मिल रहे थे क्योंकि उनको चॉइस दी गई थी कि या तो तुम पाकिस्तान में मिल जाओ या इंडिया में। माउंटबेटन प्लान आया था ना 1947 में, जून 1947 में माउंटबेटन ने प्लान दिया था पार्टीशन ऑफ इंडिया का, कि इतना पार्ट जो है पाकिस्तान, दो वो बनेंगी डोमिनियन, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान, अलग अलग नेशन बनेंगे। तो अब उसके हिसाब से क्या हुआ था, सबको चॉइस दी गई थी, जो जो राजा महाराजा थे, कौन कौन से महाराजा ऑफ ये जम्मू कश्मीर के, निजाम ऑफ हैदराबाद, जूनागढ़ के नवाब, इन सबको चॉइस दी गई थी कि या तो तुम पाकिस्तान में मिल जाओ और या फिर इंडिया में मिल जाओ। अब ज्योग्राफिकली हैदराबाद भी इंडिया का पार्ट है, जूनागढ़ भी इंडिया का पार्ट था, जम्मू कश्मीर भी इंडिया का पार्ट था। जितना पार्ट उन्होंने मांगा था उतना उन्हें दे दिया गया था कि इतना इतना पार्ट पाकिस्तान को चाहिए, ठीक है। बट जूनागढ़ के नवाब ने क्या कह दिया था रातों रात की, वहां पे हमने जूनागढ़ उनको दे दिया। सरदार पटेल को पता चला अगले दिन न्यूज़पेपर में, फोन नहीं थे ना उस समय, पर पता चल जाए कि ऐसा कर दिया जूनागढ़ के नवाब ने। अब तो 5 मिनट भी नहीं होते, 1 सेकंड में कुछ कहीं होता है तो न्यूज आ जाती है ना। पर पहले क्या था बेटा, कुछ हुआ अगले दिन उन्हें न्यूज़पेपर से पता चलता है। न्यूज़पेपर जब उन्होंने पढ़ा, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को कॉल की, कि प्रधानमंत्री थे वो, कि ऐसे ऐसे हो गया है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे होगा, तो फिर सरदार पटेल खुद वहां जाते हैं क्योंकि जूनागढ़ वॉज अ पार्ट ऑफ गुजरात एंड दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गुजरात टुडे, टुडे इज ऑल्सो पार्ट ऑफ गुजरात जूनागढ़, ठीक है। तो फिर उन्होंने वहां पे जनमत संग्रह करवाया था, तो वहां के लोगों ने इंडिया के फेवर में वोट की थी कि हम तो इंडिया में रहना चाहते हैं, ठीक है। तो मतलब इस तरह से जो ये पर्सनालिटी है सरदार पटेल की, वो पर्सनालिटी बहुत लीडिंग पर्सनालिटी है। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारे जनरल इलेक्शन हुए थे उनसे पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी, और दैट्स वाई इलेक्शन में कहते थे कि सबसे पहली पसंद लोगों की प्रधानमंत्री के तौर पर सरदार पटेल ही थे, ठीक है। तो इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है बेटा, इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखना कि लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और एक और चीज इसमें याद रखना बेटा, 31 अक्टूबर के रिगार्डिंग, 31 अक्टूबर 1984 को एक और घटना हुई थी जो कि तुम्हें याद होनी चाहिए, असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, ठीक है। जो इंदिरा गांधी है उनको उन्हीं के बॉडीगार्ड ने जब शूट कर दिया था एंटी सिख रायट्स के बाद, तो ये डेट उस कंटेक्स्ट में भी याद रखना, क्योंकि ऐसे मान लेते हैं कि इंदिरा गांधी जी को मतलब उस समय 1984 ये डेट पूछ लेंगे कि किस दिन इंदिरा गांधी जी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है, किस दिन। तो 31 अक्टूबर ही है, 31 अक्टूबर सरदार पटेल का जन्म दिवस भी है, और इस दिन 1984 में इंदिरा गांधी को हत्या भी कर दी थी गोली मार के उन्हीं के बॉडीगार्ड ने, ठीक है। और उसकी कहानी मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, देवर
वो कहानी देखो छोटा सा है, एक जरनैल सिंह भिंदरवाला जो उस टाइम पे एक छोटे से खालिस्तानी ग्रुप को क्या कर रहा था, लीड कर रहा था, वो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में जाके छुप गए थे, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये थी, गोल्डन टेम्पल बहुत पवित्र माना जाता है, तो क्योंकि वो सिख शहरीन है और बहुत पवित्र है, कोई भी आर्मी या कोई भी चीज को वहां पे कोई कैसे जाने देगा, तो वहां पर इंदिरा गांधी ने अलाउ करवा दिया था, प्रधानमंत्री उस समय वो थी, कि भेज दो आर्मी, तो उन्होंने आर्मी अंदर भेज दी और वहां पर से उन्हें पकड़वा लिया, जो खालिस्तानी मूवमेंट को वो कर रहे थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद वहां पे बहुत ज्यादा क्या हो गया, अनसर्टेनिटी होगी, किस बात को लेकर, कि आपने आर्मी क्यों भेजी, एक सिख शहरीन है, एक पूजनीय स्थान है, वहां पर आपने आर्मी भेज दी, और वहां पे कुछ पार्ट जो है, कुछ पार्ट में काफी पार्ट जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत वहां पे डिमोलिश भी हो गया, तो तुमने देखा होगा स्वर्ण मंदिर जो अब है प्रेजेंट में, ये बाद में ये डिमोलिश भी, मतलब थोड़ा बहुत पार्ट इसका डिमोलिश हुआ था और बाद में इसे रिपेयर भी करवाया था, तो वहां के जो महंत वगैरह थे, जो सिख जो होते हैं, उन्होंने मना कर दिया था कि हमें आपकी डोनेशन नहीं चाहिए, मतलब बाद में जब उन्होंने डिमोलिश कर दिया, फिर गवर्नमेंट करा रही है कि हम रिपेयर करा रहे, तो उन्होंने मना कर दिया हम खुद रिपेयर करवा लेंगे, तो फिर उन्होंने खुद रिपेयर करवाया था वो, तो मतलब एक तरह से बहुत ज्यादा हो गया था कि स्टेट और रिलीजन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद एंटी सिख राइट्स हुए और ड्यू टू एंटी सिख राइट्स इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया था, और उसके बाद एंटी सिख राइट्स इतने हुए कि अभी भी बेटा जिन लोगों के घर से लोग मतलब मरे हैं, उनको अभी तक न्याय नहीं मिला, अभी भी वो कुछ धरने पे बैठे हैं कि 12 जो कल्प्रिट थे उनको छोड़ दिया गया है, तो बहुत कहानी खराब है, तो ये चीज याद रखना, असैसिनेशन भी हुआ था और उसके बाद एंटी सिख राइट हुए थे। तो नेक्स्ट है अंडर 23 रेसलिंग चैंपियनशिप किस भारतीय पहलवान ने इतिहास में पहली बार जीती, तो बेटा अंडर 23 रेसलिंग चैंपियनशिप जो है ये किसी भी भारतीय ने फर्स्ट टाइम जीती है, ये रितिका हुडा है जिन्होंने अंडर 23 जीता है, और ऑब्वियस सी बात है ये हरियाणा से ही है, ठीक है। तो रितिका हुडा बिकम द सेकंड इंडियन एंड द फर्स्ट वुमेन रेसलर इन कंट्री टू बिकम द अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप विद हर टाइटल विन 76 केजी इवेंट। तो बेटा ये वेट होता है, वेट के अकॉर्डिंग खेला जाता है ना, इन बॉक्सिंग और इन ये रेसलिंग, और आई थिंक वेट के अकॉर्डिंग और भी किसी चैंपियनशिप में खेला जाता हो मुझे नहीं पता, बट बॉक्सिंग और रेसलिंग का मुझे पता है क्योंकि हम करते थे तो हमें पता है। तो वेट के अकॉर्डिंग होता है कि आपके वेट के अंडर में ही जो वेट आता है उसी से आप खेलेंगे, ऐसा नहीं कि आपके सामने खली खड़ा कर दिया और आपको कहेंगे कि लड़ो तुम। तो ये 23 अंडर 23 में रेसलिंग चैंपियनशिप पहली बार रितिका हुडा ने जीती है, मतलब किसी इंडियन ने ही नहीं जीती है रेसलिंग चैंपियनशिप, तो अगर किसी भारतीय ने जीती है तो वो रितिका हुडा ने जीती है, ठीक है। और 76 केजी वेट के इवेंट में इन्होंने ये जीती है, और ये चैंपियनशिप हुई कहाँ पर है, स्थान का नाम याद रखना, ये हुई है अल्बानिया में, अल्बानिया, ठीक है, ये अल्बानिया में हुई है और रितिका हुडा ने जीती है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, तो ये बने हैं टीवी नरेंद्रन। स्टील से तुम्हें पता ही है, व्हाट इज स्टील, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड स्टील ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें लियो टोपालियन एज इट्स प्रेसिडेंट बने हैं, और जो इंडिया के टीवी नरेंद्रन है वो वाइस चेयरपर्सन इसके चुने गए हैं, वाइस प्रेसिडेंट इसके चुने गए हैं, ठीक है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन जो है ये 1967 में एस्टैब्लिश हुई थी बेटा, ये 1967 में एस्टैब्लिश हुई थी, ठीक है, और अभी करंट में ये वर्क कर रही है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स है बेटा, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। इसमें इतना ही है, इतना याद रखना किसे नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है सेंट्रलाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम, होक, किसने लॉन्च किया, तो ये बेटा कहाँ लॉन्च किया गया है, कर्नाटका में लॉन्च किया गया होक। अब होक क्या है, कर्नाटका ने, ये कर्नाटका के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के तहत,
WTF यानी कि वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के तहत इनके साथ मिल करके इन्होंने हॉक लॉन्च किया है। किसके लिए? क्योंकि जो बेटा वाइल्ड लाइफ क्राइम होते हैं उनको देखने के लिए। ठीक है, अब इसमें डिजिटल सर्विसेज जो हैं वो सिस्टम लगाया जाएगा वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज में, जैसे कि वाइल्ड लाइफ में डेथ होती हैं। और देखो क्या रहता है, एक तो तुम्हें पता ही है वाइल्ड लाइफ में सबसे बड़ा क्राइम तो होता है पोचिंग। पोचिंग के साथ साथ बेटा कुछ व्हीकल्स की वजह से क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं एनिमल के। वो तुमने देखे होंगे भी बेटा कि हाथी सड़क पार कर रहे हैं या कुछ एनिमल सड़क पार कर रहे हैं तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। पोचिंग को देखना, व्हीकल या व्हीकुलर एक्सीडेंट्स को देखना और अदर जो इलीगल वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज है उन पर नजर रखने के लिए इन्होंने ये हॉक सिस्टम लॉन्च किया है। और ये डिजिटल भी रहेगा, यानी कि यहाँ पे कैमरा वगैरह जो है वो इंस्टॉल किए जाएंगे देखने के लिए कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है और कौन किस तरह की एक्टिविटी वहां पर कर रहा है। ठीक है, फॉरेस्ट का जितना भी डेटा है वो हॉक के अकॉर्डिंग मॉनिटर होगा। मॉनिटर का मतलब है उस चीज को रेगुलेट किया जाएगा कि किस तरह से कहाँ कौन एक्टिविटीज हो रही है। ठीक है, तो याद रखना कर्नाटका में लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये भैया नई दिल्ली में लॉन्च की गई है। और नई दिल्ली में ये मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये लॉन्च की गई है। किसके लिए? ताकि बेटा जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर पाए बच्चे। ठीक है, कौन बच्चे? दोज हु आर बिलोंगिंग टू एससीज, एसटीज और ओबीसीज। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स एससीज, एसटीज और ओबीसीज से बिलोंग करते हैं और इवन प्लस ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं और दोज हु कैन नॉट अफोर्ड प्रिपरेशन, जो प्रिपरेशन का जो खर्चा होता है वो सब, तो उस प्रिपरेशन के लिए इनको कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे। जो लिस्टेड कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनमें क्या किया जाएगा, फ्री में इनको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो दिस इज जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना जो कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च की है। और इसके तहत जो वहां पे लिस्टेड कोचिंग सेंटर्स हैं वहां पर एससीज, एसटीज और ओबीसीज के जो बच्चे और इवन ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं उनको फ्री में प्रिपरेशन कराने के लिए सुविधाएं दी जाएंगी। ठीक है, तो दिस इज डन, इसको लर्न कर लेना एक एक चीज।